जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, यूपीपीएससी सी सैट या इवन यूपीएससी का भी सी सैट जो है, वहाँ से भी वहाँ जो प्रश्न आते हैं उनको भी आप सॉल्व करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। सी सैट की टेंशन अब आपकी समाप्त हो सकती है अगर आप इस वीडियो में बताए गए जो जितने भी फार्मूलाज, जो कॉन्सेप्ट या पीवाईक्यू हैं, उनको अगर आप लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सी सैट की तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी, ये दावा है। बशर्ते दो काम जरूर करने हैं आपको। पहली बात तो जो कॉन्सेप्ट और जो फार्मूले बताए जा रहे हैं उनको आप याद रखिए, दिमाग में रखिए, जैसा भी है उनको बिठा लीजिए दिमाग में। दूसरी चीज़, जो शिल्पी वाला जो पीवाईक्यू है, ठीक है, शिल्पी का जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको, उसका जो पीवाईक्यू वाली जो बुक है वो ज़रूर खरीद लीजिए। जो पिछले 10 से 12 साल के जो पीवाईक्यू हैं उनको एकदम आप मतलब कंटिन्यूएशन में लगा डालिए उनको। 2012-13 से या 14-15 से जहाँ से आपको मिल जाए, चाहे सॉल्व अनसॉल्व जो भी है, वो आप लेकर के लगा डालिए, तो आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा छात्रों में, क्योंकि बहुत से छात्र जो है सीसैट को लेकर बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। उनकी समस्याओं का निदान होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक एक प्रश्न, दो प्रश्न आते ही हैं। ये जो टॉपिक मैंने जितने टॉपिक अभी तक कवर किए हैं, एक एक प्रश्न हर एक टॉपिक से पूछा जाएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है, देखिए वीडियो शुरू करते हैं हम। एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछा जाता है, एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाता। मैं आपको ये सिर्फ एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट बेस बताऊंगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे एलसीएम आपने पढ़ा होगा क्लास 6-7 से ही, नॉर्मली ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें। तो एलसीएम एचसीएम बताने का उद्देश्य यही है कि इस पर बेस्ड एक आध प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, जैसे इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, यानी अगर कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, तो वो दो दो या तीन जो भी संख्याएं दी हुई हैं, उनमें एक सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा, जो कि उन दोनों नंबरों से, तीनों नंबरों से या चार नंबर, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे सभी से वो डिवाइड हो जाएगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा। यानी ये जो जैसे दिया हुआ है कि तीन संख्याएं जैसे दी गई हैं, 3, 4, 6, तो इसकी जो सबसे छोटी वाली जो संख्या होगी, जो तीनों से डिवाइड होगी, 4 से भी 12 डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी, तो ये जो 12 है ये एलसीएम होगा इसका। कहने का मतलब ये है कि इससे आगे वाली संख्याएं भी डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है, 24 भी डिवाइड हो सकती है, 36 भी डिवाइड हो सकती है, लेकिन लीस्ट बोला है, तो लीस्ट का मतलब छोटा होता है, सबसे कम वाला। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये हो गया एलसीएम के बारे में। ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता हैं बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, जैसे ये जो कैसे ज्ञात करते हैं एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जैसे ये हो गया एलसीएम, मान लो वो जो दिया था उसमें 4, 3 और 6, तो इसको डिवाइड करना ऐसे। ठीक है, पहले 2 से ले जाइए आप, इसको देखिए, 2 दूना 4, ऐसे 3, ये नहीं होगा, ये 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर इसको आप 2, 1, जब तक कि 1 ना आ जाए, 3, 3 ये, ठीक है, फिर 3 है, यानी कि 2 × 2 × 3 कितना आएगा, 12। तो वही मैंने बताया था ना कि 12 एक ऐसी नंबर होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वही उसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि कोई संख्या दी हुई है, 3-4 संख्याएं दी रहेंगी, उसमें आपको बताना है कि ये कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इनमें सबसे कॉमन होगा और वो हाईएस्ट होगा, मतलब कॉमन के साथ हाईएस्ट भी होगा वो। देखिए जैसे वह बड़ी से इसमें बताया गया है, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बेस पता रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आसानी से कर पाएंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, और वह उन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। जैसे यहाँ पे समझाया भी गया है 18, 24, 30, अगर ये देखा जाए तो इनकी जो संख्याएं हैं ये हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं उसको, ये सभी दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। ठीक है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो है 6, यानी कि 2 भी डिवाइड कर देगा इसको, 3 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, लेकिन ये जो 6 है ये सबसे इनमें कॉमन भी है और ये हाईएस्ट है, तो ये इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसकी जो विधि होती है, जैसे एक दो विधि होती है, एक तो वो फैक्टर वाली विधि होती है। ठीक है, इनका सबका फैक्टर निकाल लीजिए। जैसे अब 18 का देखेंगे तो 18 का 2 × 3 × 3 ये ऐसे हो गया। 24 का देखेंगे तो 2 × 2 × 2 दूना 4,
यहीं 12, फिर कर दो यहीं पे 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3 24, ठीक है। इसी तरीके से 30 का देखिए 2 इंटू 3, नहीं 2 इंटू 2 दूना 4, नहीं 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, ऐसे करके। अब देखिए इसमें से कैसे कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो सेम नंबर होगा उसका एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, एक ये हो गया ना, यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर ये क्या होगा देखिए, अब 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, यानी कि ये तीनों में कॉमन है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए जो ये वाले 3 हैं, ये 5 है, ये सब कॉमन नहीं है इनमें, तो जो इसका HCF होगा वो होगा 6। ये एक तो मतलब ये फैक्टर वाली विधि हो गई। एक होती है ये HCF ज्ञात करने की भाग विधि। भाग विधि कैसे, जैसे इसमें कोई नंबर, यही वाले नंबर हैं, मान लो इसका नंबर दिया हुआ है ना, ये भाग विधि में ये 8, कोई सी भी ले लो आप, मान लो एक ये ले लेते हैं 8 12 16, ऐसे करके ले लेते हैं। ये 8 12 16, ये 12 और 18 मान लीजिए, इनका HCF ज्ञात कीजिए 12 और 18, ठीक है। तो इसका भाग विधि से कैसे, तो पहली जो नंबर है उसको इससे डिवाइड करो। कैसे, ये पहला जो नंबर है इससे डिवाइड करो, यानी कि 18 को आप डिवाइड कीजिए 12 से, तो 12 कम 12, ठीक है, ये 6 आ गया। 6 से फिर इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि 12 को, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ के ये मतलब पूरा डिवाइड हो गया। कहने का मतलब ये 6 ऐसा होगा कॉमन जो कि इनमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरीके से दो विधियों से HCF निकाले जाते हैं। बेसिकली HCM और HCF से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे कि आपको ये इसका HCF कितना होगा, इसका LCM कितना होगा। इसके बेस पे चीज़ें पूछी जाती हैं, वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, ठीक, तो वो देखते हैं। देखिए इसके बेस पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सब PYQ वाले सवाल हैं, ठीक है, सब PYQ वाले हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः दिया हुआ है। HCF कितना है 12 है और LCM कितना है 14 है। एक संख्या उसमें से 36 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए इसका एक सीधा सा फार्मूला होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ। पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर जो उनका LCM होगा इंटू HCF, ठीक, HCF। यानी कि इसमें आपकी पहली संख्या कितनी दी हुई है 36 इंटू आपकी दूसरी संख्या मान लीजिए x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, LCM और HCF कितना है 12 इंटू 14। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 36 है ना, ये पहली संख्या हो गई। अब इसको देखिए 12 तिहाई 36, ठीक, ये हो गया, इससे इसका ये ये हो गया, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक। अब ये देखिए x 12, इसमें नहीं, एक मिनट, ये कुछ इसका मिट गया है क्या, हाँ ये इसमें ना 144 है, वही तो मुझे डाउट हो गया कि वो आ ही नहीं रहा है। x इक्वल टू 12 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 36, तो ये हमने कर दिया था इसको, 12 तिहाई 36, 3 चौक 12, 2 और ये 48, यानी अतिरिक्त 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दूसरी जो संख्या है वो कितनी होगी 48। समझ गए, ये इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। तो ये वाला फार्मूला भी याद रखिएगा कि पहली संख्या, यानी मैं पहली संख्या लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो इसमें से जो भी दिया रहेगा उसको आप अपने हिसाब से फॉर्मूले पर रख के निकाल सकते हैं। पहली संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या मान लीजिए पूछा है, और ये दिया हुआ जैसे इसमें, तो आप मैंने बताया जैसे फार्मूले पे वैसे रख के आप निकाल लीजिए। तो वो मैंने 14 लिख दिया, वो 144 होगा, इसीलिए वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। चलिए, तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा देखिए इसमें, अच्छा हो ये कट गया ये प्रश्न, ठीक है, एक मिनट मैं इसको आपको बताता हूँ, इसमें जो ऊपर वाला कट गया है उसको बताता हूँ, एक सेकेंड। इसमें वो कट गया है थोड़ा सा, देखिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि ये 5 घड़ियाँ हैं, ठीक है, 5 घड़ियाँ हैं, ठीक, जो क्रमशः समझने के लिए क्रमशः 3 4 5 6 और 7 ये इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये यहाँ से है, किसी समय एक साथ बजने में कितने देर बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए इसमें मिनट में दिया है कि कितने मिनट बाद वो मतलब फिर से एक साथ बजेंगी। तो अब इसमें देखिए मैंने जो बताया था ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको निकालना है, सीधे सीधे प्रश्न आपको LCM या HCF नहीं पूछेगा। तो आप इनका सिर्फ LCM निकाल लीजिए। कैसे, कितना नंबर दिया हुआ है देखिए, 3
4 5 6 7 ये दिया हुआ है। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए पहले 2 से करिए इनको डिवाइड, तो 3 तो होगा नहीं, ये 2 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 2 से, फिर क्योंकि 2 जब तक 2 एक में सिंगल 1 1 नहीं हो जाएगा तब तक नहीं करना है, अगर नेक्स्ट नंबर से, ठीक है। यहाँ फिर से डिवाइड कीजिए, देखिए 3 1 5 3 और 7। अब देखिए 3 से कर लीजिए, तो 3 से 1 1 5 और 7, ठीक, यहाँ पे 1, फिर 5 और 7, ये ऐसे करके हो जाएगा, है ना। 5 भी किसी से नहीं होगा, सिर्फ 5 से छोड़ के, और 7 भी नहीं होगा, तो इसलिए ये, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2, ये यहाँ से मान लीजिए ये 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका जो एलसीएम आएगा देख लीजिए कितना होगा, 2 दूनी 4, ये 12 पंचे 60 और 6 सते 42, कितना आया ये 420 420 आया ये सेकंड, क्योंकि वो सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड इतने सेकंड के अंतराल पे बजती हैं, ठीक है, ये सेकंड में दिया हुआ है। अब पूछा चूँकि मिनट में है, ठीक है, तो मिनट में आप इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 सते 42, यानी कि नेक्स्ट जो बजेंगी एक साथ, तो 7 मिनट बाद ये जो है बजेंगी। तो ये इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड जो है उसके कॉन्सेप्ट पे आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये भी है, ठीक, इसमें सबसे छोटी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसे 4 5 6 और 8 से भाग दीजिए तो शेष फल 3 आए, परंतु 9 से भाग दें तो उसमें कोई वो न बचे, शेषफल न बचे, यानी ऐसी संख्या हो जो इन तीनों से, मतलब इनसे सबसे डिवाइड होने के बाद 3 बचे, लेकिन 9 से अगर डिवाइड करें तो इसमें कोई भी, तो इसमें क्या करेंगे आप, एचसीएफ इसमें निकालिए आप एचसीएफ, ठीक है। देखिए एक सेकेंड, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम निकालिए पहले 4 5 6 और 8 का। देखिए यहाँ पे लिखिए 4 5 6 और 8, ठीक, तो इसको देखिए 2 से करेंगे तो 2 5 3 4, ठीक है, फिर करेंगे यहाँ पे 2 तो 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 1 5 3 1, अब ये यहाँ पे 3 और 5, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कैसे कर रहा हूँ मैं। तो 2 दूना 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 पंचे 120, ठीक है, 120। अब चूँकि ये तीनों, ये 120 इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम का मतलब ये हुआ कि ये 120 ऐसी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी और इसमें कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है कि शेषफल 3 बचना चाहिए, शेषफल 3 बचना चाहिए। तो इनमें ये क्या क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें देखिए, हाँ एक चीज़ और देखना है कि इसमें पूछ रहा है कि वो 9 से, वो संख्या 9 से पूर्णतया 9 से पूर्णतया जो है वो भाग देने पर कोई शेष भी ना बचे, यानी कि इसमें देखिए अगर आप 2 से डिवाइड, अच्छा हाँ एक मिनट, अब ये हो गया, चूँकि इसको आप भाग करेंगे तो 3 से जब कर देंगे, 3 से बोल रहा हूँ, 3 इसमें ऐड कर देंगे, 3 इसमें पहले 9 से इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 240, और प्लस बोल रहा है कि बचना चाहिए कितना, शेष 3, तो इसमें प्लस 3 कर देंगे तो ये 243 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो अभी एलसीएफ और एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पीवाईक्यू उठा के आप पूरा सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं चाहे जितना बताऊं आपको, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा कि अनटिल अनलेस आप चीज़ों को समझ के अपने आप से, कॉन्सेप्ट समझ के अपने आप से हल कीजिए प्रश्नों को। तो पीवाईक्यू ले आइए, उनको बैठ के हल कीजिए, 2 घंटे 1.5 घंटे में जो भी हल करना है पूरा हल कीजिए। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है इसमें जो बहुत पूछा जाता है, उससे एक सवाल 100% रहता है, कौन सा, ब्याज वाला, ठीक है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट वाला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मतलब एक हो सकता है, कई बार 2 भी, वैसे एक तो रहता ही रहता है, ठीक है। मूलधन क्या है वो आपको पता है, बहुत बताऊंगा नहीं, समय दर ये सब, ब्याज व्याज, ठीक है। मिश्र धन, संयुक्त रूप से क्या होता है मिश्र धन, हाँ एक चीज़ जान लीजिए, ये तो पता ही है मूलधन क्या है, ठीक है, समय दर, ठीक है, दर जिस पे जितना ब्याज लिया जाता है वो हो गया, सालाना होता है, छमाही इकाई, ठीक है, ब्याज हो गया ये। फिर ये मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है कि जो संयुक्त रूप से मूलधन तथा ब्याज, यानी कि मान लो ये आपका मूलधन हो गया P और इंटरेस्ट, तो ये दोनों को मिलाकर उसको मिश्र धन यानी ए बोलते हैं, ठीक है, उसको ए याद रखिएगा, ए से इसको
प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण फार्मूलाज हैं वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। मिश्र धन ये बता दिया मैंने ऊपर ही, ठीक है। मूलधन ये हो गया। साधारण ब्याज वाला आपने पढ़ा होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको, इस पर कुछ भी रख के आप निकाल सकते हैं। 1 2 दिए रहेंगे, इसमें से ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, मतलब कुछ दे के कुछ इसमें से निकालना है तो इस फार्मूले पर रख के आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये PRT वाला फार्मूला बचपन से हम लोगों ने रट रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज वाली, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आती है उसमें समस्या। तो उसको कैसे निकालना है, देखिए मिश्र धन, मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। एक ए वाला फार्मूला, ए में कैसे निकालते हैं, ए जैसे ये मूलधन हो गया और इसका जो 1 प्लस जो रेट है और डिवाइडेड बाई 100 और कितना टाइम है उसका, ये हो गया एक फार्मूला, याद रखिएगा। इससे भी निकाल सकते हैं आप मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सीधा सीधा फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो है ये वाला फार्मूला, याद रखिएगा, ठीक है। मूलधन यानी P प्रिंसिपल अमाउंट जो हो गया और 1 प्लस जो रेट है वो डिवाइडेड बाई 100 पावर जितना जो टाइम दिया गया है वो -1, ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। बहुत बार पूछा जाता है ये, मतलब जाने कितनी बार पूछा गया है। देखिए ये सीधे तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है लेकिन निकाल सकते हैं आप, ऐसा मतलब बहुत हार्ड नहीं है। ये देखिए एक प्रश्न ये भी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इसको हम सॉर्ट करते हैं। 1 2 आपको मैं बता देता हूँ उसी तरीके से, ठीक है। एकदम आराम से मतलब निकाल लेंगे, ठीक। ये सारे मैंने इसीलिए दे दिए हैं आपके हल करने के लिए, ठीक। ये देखिए, ये जैसे ये दिया हुआ है, ये देखिए 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में, एक बताता हूँ जिनमें दोनों चीज़ें निकालने बताई गई हैं। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए कि इसमें दिया गया है R दिया गया है, T दिया गया है और P दिया गया है। तो इसमें पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसमें आप पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने बताया अभी फार्मूला PRT डिवाइडेड बाई 100। तो अब आप इस पर रख दीजिए फार्मूले पे। P कितना दिया हुआ है 8000, ठीक है, यहाँ रखिए। सिंपल इंटरेस्ट P कितना हो गया 8000 इंटू R कितना है 5, T कितना है 3, ठीक। तो अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना 5 दिए 15 और 15 अट्ठे 120, यानी कि 1200 रुपये। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक चीज़ निकल आया। इसके बाद जो आपका ये वाला फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, क्या बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, P, ठीक है, P1 प्लस R बाई 1 माइनस, सॉरी एक मिनट, एक सेकेंड, 1 प्लस R बाई 100 पावर P -1, ठीक है। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला। इस पे जब रखेंगे ना, इस पे रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, P आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, R भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, और इसको रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो CI आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 1261। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें जगह भी नहीं है, ठीक है। इतना आएगा 1261 आएगा, और इनमें दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1261 माइनस 1200 मैंने निकाला था सिंपल इंटरेस्ट, ये इसका CI हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो इसका दोनों का अंतर होगा 61 रुपीज़, यानी कि इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा D। तो इस तरीके से मैंने आपको आज 2-3 कॉन्सेप्ट समझाए। कौन सा, एक तो आपको मैंने ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला समझाया, उस पर 1-2 एग्जांपल समझाए आपको। एक जो बहुत महत्वपूर्ण समझाया वो LCF और HCF और LCM वाले बेस्ड जितने क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।